हेलो। नमस्कार दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग मैथमेटिक्स का आज स्टार्ट करेंगे 12वां सेशन। 12वें सेशन में हमने आपको दो तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए लास्ट में रखा हुआ है, जिसको आपको सोल्व करके हमें कमेंट में आंसर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा पीछे हमने आपको 11वें सेशन में दो होमवर्क के क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले होमवर्क के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे। बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। देखिएगा जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था जरा देख लेते हैं। ये हमारे सामने है होमवर्क का क्वेश्चन। जो क्या दिया गया है, कह रहा एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का वादा करता है, और तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हम लोग करते क्या है, देखिएगा एक ये दुकानदार है, ये खरीदते समय भी चोरी करेगा और बेचते समय भी चोरी कर रहा है। अगर कोई भी दुकानदार चोरी करेगा, कोई भी दुकानदार अगर चोरी कर रहा है तो उसका खुद का उसमें फायदा है। कोई भी चोरी तभी करेगा जब उसका उसमें फायदा होगा। जब उसका उसमें फायदा होगा तभी वो चोरी करने वाला है। अब तब देखेंगे हम लोग क्या दिया गया है, कह रहा एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। मान लिया जाए अगर ये दुकानदार गया किसी बड़े दुकानदार के पास में खरीदने के लिए, तो अगर वहां से चोरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, जब वहां पर वो चोरी करेगा इसका मतलब लाना चाहिए था कम, लेकिन लाया कितना, उससे ज्यादा लाएगा, तो चोरी हो गया। जैसे मान लीजिए आप गए, अगर आप ही अपने आप को एक बेईमान दुकानदार समझिएगा और उसके बाद में क्या करेंगे, आप जाइएगा एक दुकान पर, अगर जाते हैं मान लिया जाए आपने कहा कि एक एक किलोग्राम हमको चीनी दे दीजिए। उसने 1 किलोग्राम चीनी दिया और आपने क्या कर दिया, झट से उसकी पोटली से उठा करके अपनी पोटली में रख लिया, उससे निकाला उठा करके रख लिया, तो ये आपका खुद का फायदा हुआ ना। आपको लाना चाहिए था 1000 ग्राम, उठा करके 2 मुट्ठा ज्यादा लेके आ गए। अगर 2 मुट्ठी आप ज्यादा लेकर के आ गए तो आपको फायदा ही है। तो कहने का मतलब यही है कि वो खरीदते समय भी 20% की चोरी कर रहा है। तो खरीदते समय चोरी करने का मतलब हो गया लाना चाहिए था कम, लेकिन लाया कितना, वहां से चोरी कर लिया वो। जब वहां चोरी करके लेके चला आया तो उसका फायदा है। अगर फायदा है तो ध्यान से देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा यहाँ पर, अगर 20% की हम बात करते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, 1/5। यानी कि अगर 5 रुपया 5 ग्राम लाना चाहिए था तो उसके जगह पर 1 ग्राम वह ज्यादा ला रहा है। लाना चाहिए था अगर 5 ग्राम तो 1 ग्राम ज्यादा लाया। इसका मतलब क्या हुआ, लाना चाहिए था 5, लेकिन चोरी करके 5 की जगह पे वो लाया कितना है, 6। 5 की जगह पे लाया कितना है, तो आप बोलेंगे लाया है वह 6। लाना चाहिए था 5, लेकिन चोरी जब वो कर रहा था 5 की जगह पे लाया कितना है, 6। अब देखिएगा बेचते समय, कह रहा था ये तो खरीदते समय हो गया, जब बेचते समय वो क्या करता है, 40% की चोरी करता है। इस लाइन को ही बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। बेचते समय जो जब वो 40% की चोरी करता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर गए, मान लीजिए आप एज ए ग्राहक हैं, आप गए, आपने कहा कि 1 केजी हमको तोल करके दे दीजिए। वह 1 केजी के जगह पर आपको कम ही देता है। अगर वो आपको कम दे रहा है तो ये उसका खुद का फायदा है, आपका तो नुकसान हो गया। यानी कि उसका खुद का फायदा क्यों, क्योंकि वो आपने मांगा 1000 ग्राम, उसने दिया आपको 900 ग्राम, 800 ग्राम देगा, तो उसका खुद का फायदा हो गया, 100 ग्राम 200 ग्राम ना, जितना वो कम देगा आपको उतना उसका फायदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले क्या होता है ये बताइएगा, तो आप बोलेंगे 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है यह हो जाता है 2 बटे, ये होता है 2 बटे हो जाएगा 5। यानी कि अगर आप 5 ग्राम मांगते हैं, अगर आप 5 ग्राम मांगते हैं तो 5 से वह आपको 2 ग्राम कम ही तोल के देता है। अगर आपने मांगा 5 ग्राम तो 5 ग्राम की जगह पे वह आपको 3 ग्राम ही तोल के दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको तो ये पता है कि हम 5 ग्राम लेके आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप पाए कितना है, 3 ही ग्राम पाए। तो इसका दुकानदार का जो जिसने दिया हुआ है दुकानदार, उसका खुद का उसमें फायदा है। अगर खुद का उसमें फायदा है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या चीज, 3 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, तभी तो फायदा होगा। तो यानी कि 3 यहां पर रहा होगा, 5 यहां पर रहा होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, खुद का फायदा है। अब तीसरे अंक पढ़ते हैं। तीसरे एक कंडीशन और जोड़ा है, कह रहा वह अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का वादा करता है। इसका मतलब क्या हुआ, वह कहता है, वो ये कह रहा कि हम 10% की हानि पर बेचेंगे। इतना तो चोरी करने के बाद भी कह रहा कि 10% की हम हानि पर अभी भी बेच रहे हैं। तो आपको यही लगेगा कि 10% की हानि पर सामने वाला बेच रहा है। 10% की हानि पर बेचने का मतलब ये हो गया,
10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 की वस्तु एक कम में बेचेगा, 10 की वस्तु एक कम में बेचेगा, इसका मतलब 10 की वस्तु कितने में बेचेगा वह, तो आप बोलेंगे 9 में बेच रहा होगा, 9 में बेच रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां से हम लोग रेशियो ले लेंगे सबका, सबका हम लोग रेशियो ले लेंगे, सबका जब रेशियो लेंगे ना तो एक तरफ से रेशियो दूसरी तरफ हम काट सकते हैं, लेकिन सेम सेम एक साइड के एक साइड नहीं काट सकते। जैसे इस 5 से इस 10 को हम नहीं काट सकते, एक साइड वाला दूसरे साइड से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 से आप इसको काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिएगा यहां मान जाएगा ये 10, अनुपात कर देंगे, 2 9 हो जाएगा 18, यानी कि 10 की वस्तु कितने में जा रही है, 18 में। अगर 10 की वस्तु 18 में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका फायदा हुआ, फायदा हुआ तो कितने का फायदा हुआ, 8 का। कहां से हुआ है, अरे 10 से हुआ है, और बाहर से गुणे हो जाएगा 100, और यहां से हम लोग निकाल देंगे परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा, 8 दहाई हो जाएगा 80%, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ये हो गया पहला क्वेश्चन होमवर्क वाला। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में होमवर्क वाले। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, जरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन में, किसी समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 72 केजी है, जब 66.6 केजी औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और 75 केजी औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ते हैं, तो समूह के व्यक्तियों के औसत वजन में 1.65 केजी की कमी होती है। तो शुरू में समूह में कितने व्यक्ति थे, यही मान आपको निकालना है। ये अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ही डेंजर क्वेश्चन, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको बेसिक से लगाते हैं तो बेसिक से आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, हमने मान लिया व्यक्तियों की संख्या n रहा होगा, स्टार्ट में कितना औसत वजन है, 72 है, तो n में हम 72 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कर जब 66.6 केजी औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते, शामिल होने का मतलब आ रहे हैं, कितने केजी वाले आ रहे हैं, 66.6 केजी वाले, 66.6 केजी वाले 5 व्यक्ति आएंगे तो हो जाएगा, इतना योग हो जाएगा उनका। ये n व्यक्तियों का वजन का योग है, ये 5 व्यक्तियों के वजन का योग है, ये जो आ रहे हैं, अगर ये आएगा तो ये हो जाएगा प्लस करेगा। अब कह रहा 13 व्यक्ति, और कह रहा और वजन वाले, और 13 व्यक्ति कह रहा और 75 केजी औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 75 केजी औसत वजन वाले 13 व्यक्ति छोड़ करके जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा ये माइनस। इतना पूरा करने से अब व्यक्ति कितने बच गए, पहले तो n व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति आए हैं, 13 व्यक्ति इसमें से गए हैं, अब जो औसत वजन आएगा इतना आना चाहिए, लेकिन कह रहा पहले वाले की अपेक्षा 1.65 केजी कम हो जाता है। तो पहले औसत वजन था कितना, आप बोलेंगे पहले औसत वजन था हमारा 72, तो 72 से 1.65, ये 72 से हम लोग लिख देंगे यहां पर 1.65, यहां पे हो जाएगा 72 माइनस हो जाएगा 1.65, यहां से आप क्या करेंगे, इसको घटा दीजिएगा, पूरा सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीके से, लेकिन बेसिक तरीके से आपको नहीं लगाना है, हम आपको बता रहे हैं इसको लगाने का तरीका आसानी से। आसानी जरा लगाएंगे, कैसे लगेगा देखिएगा, जरा ध्यान समझिएगा। दूसरे तरीके से हम आपको बता रहे हैं, एक से हम आपको बताएंगे जो उसके योग में चेंज है, हम डायरेक्ट निकालेंगे, n का मान निकलेगा डायरेक्ट उसके योग में चेंज, योग में चेंज, योग में जितना भी चेंज होगा, चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, बटा हो जाएगा नीचे औसत में चेंज, यानी कि एवरेज में चेंज। बस यही एक कॉन्सेप्ट का हमने यूज करना है, जितना उसके टोटल योग में चेंज हो रहा है आने और जाने से, प्लस माइनस हो रहा उतने में चेंज, बटे के नीचे आ जाएगा उसके औसत में चेंज हो जाएगा, जो उसके औसत में चेंज हो जाएगा उससे भाग देंगे तो हमारा मान जाएगा, किसकी वैल्यू जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगा। अब देखिएगा क्या वह आने वाला है, तो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा इसके आगे की। अगर हम यहां से बात करते हैं, यहां से बात करते हैं, n लोग स्टार्ट में थे, इनका औसत वजन जो दिया गया, कितना दिया गया था, 72, 5 इसमें आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, 5 इसमें आने वाले हैं, और जो कितने के आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे 66.6 केजी के आ रहे हैं, 5 जो आने वाले 66.6 केजी के आ रहे हैं, और उसमें से 13 व्यक्ति समूह छोड़ करके जा रहे हैं, ये जो जाने वाले व्यक्ति हैं ये 13 लोग हैं, और कितने के जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे ये 75 केजी औसत वजन वाले जा रहे हैं छोड़ करके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ना टोटल देखेंगे अंतर कितने का बन रहा,
टोटल अंतर कितने का बन रहा है, टोटल डेविएशन कितने का आ रहा। तो आप देखेंगे 72 से अगर 66.6 वाला आ रहा है, 72 केजी औसत वजन वाला अगर है, उसके जगह पे 66.6 केजी वाला आएगा, यानी कि औसत से कम का अगर कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। जैसे मान लिया जाए आप कोई कहीं पर औसत जो वजन है वह 100 केजी का है, अगर कोई 50 केजी वाला आएगा तो 50 केजी आएगा तो कम लेकर के आ रहा ना, अगर वो कम लेकर के आएगा तो औसत वजन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर भी हुआ है, औसत वजन कम का अगर कोई आने वाला, अगर आने वाला कम का आ रहा है, कितना कम का आया है, 72 में से 66.6 घटा देंगे तो कितना जाएगा, तो 0.4 जोड़ेंगे तो जाएगा 67, 67 में 5 जोड़ेंगे यानी कि मान जाएगा माइनस के 5.4 कम आ रहा है। अगर एक व्यक्ति में 5.4 की कमी हो रहा है तो ऐसे 5 लोग आने वाले हैं, तो पांचों में कितने कमी हो जाएगा, तो 5 गुणे कर देंगे, 5.4 की क्या कर देगा, ये कमी कर देगा। 5 गुणे 5.4 की कमी कर देगा। एक व्यक्ति में 5.4 का औसत वजन कम हो रहा है तो 5 व्यक्तियों में इतना कम रहा होगा, यानी 5 गुणे 5.4 की कमी रहा होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनिएगा, इससे मिलाते हैं इसको। अगर इससे मिला लेते हैं हम लोग तो क्या हो रहा है देखिएगा, 72 की जगह 75 वाला जा रहा है, 72 की जगह 75 वाला ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 केजी ज्यादा लेके जा रहा है। अरे जाने वाला अगर ज्यादा लेके चला जाएगा, जाने वाला अगर ज्यादा लेके चला जाएगा तो औसत वजन में तब भी तो कमी हो जाएगा ना, क्योंकि जाने वाला अगर ज्यादा लेके चला जाएगा तो औसत वजन तब भी कमी हो जाएगा। अगर औसत वजन कमी हो जाएगा, देखिएगा कितने लोग हैं, अरे 13 लोग हैं, 13 के 13 में 3 की कमी हो जाएगा ना, एक में अगर 3 की कमी है, 13 लोगों में इतनी कमी हो जाएगा ना। ये जो टोटल चेंज आया हुआ है यही बट जाएगा, कितने किस में बटेगा, जितना क्या हमने क्या कहा, योग में चेंज, ये योग में चेंज हुआ, बटे के नीचे आ जाएगा एवरेज में चेंज। एवरेज में चेंज कितने का है, यहां पर दिया गया आपको ऑलरेडी 1.65 की क्या है, कमी है, ये भी माइनस कर दीजिए। ऊपर देखिए हो जाएगा 13 तिया हो जाएगा 39, 5.4 से 5 में गुणा करेंगे माइनस के हो जाएगा 27, 5 पचे 25 और 5 चौका हो जाएगा 20 का मतलब हो जाएगा 2, तो यहां देखेंगे तो हो जाएगा माइनस के 27, ये हो जाएगा माइनस के 39, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस के 27 माइनस के 39 को जोड़ेंगे तो मान जाएगा ऊपर माइनस के 66 और बटे के नीचे आ जाएगा माइनस के 1.65 केजी कमी हो रहा था। यहां माइनस से आपका माइनस कट गया, यहां देखिएगा दशमलव हटाएंगे, 2 शून्य यहां पर बढ़ा देंगे, बढ़ गया। अब देखिएगा जरा काट लेते हैं इसको, 11 से हम लोग सिंप्लीफाई करिएगा, 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो मार जाएगा 6 बार यानी कि 600, 11 से इसको काटेगा तो 11 कम हो जाएगा 11 और बचेगा यहां से 5 5 11 25 हो जाएगा 55, 15 से इसको जरा काटेंगे तो 15 चौका हो जाएगा 60 यानी कि आ जाएगा मान 40, यानी कि यहां पर जो मान हमारा आया हुआ है, अब जो व्यक्ति हैं, अब जो वर्तमान में जो व्यक्ति हैं, अब वर्तमान में ये आपका जो आता है ये यन का मान नहीं होता, अब वाला होता है वर्तमान में, ये वर्तमान में है जो अभी बचे हुए हैं, ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में इतने लोग हैं, प्रेजेंट में अगर इतने लोग हैं यानी कि 40 लोग हैं, प्रेजेंट में 40 लोग हैं, स्टार्ट में कितने लोग थे, यन लोग थे, उस समय क्या हुआ है 5 लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं, 13 लोग वापस उसमें से निकल करके जा रहे हैं, यन लोग पहले थे, 5 लोग आए, 13 लोग गए, तो लास्ट में रिजल्ट क्या आया कि 40 लोग उसमें बच गए हैं। तो यन का मान हम लोग निकालेंगे, क्या आ जाएगा देखिएगा, 13 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 13 जब इधर जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 इसमें जोड़ देंगे तो मान हमारा आ जाने वाला है कितना जाएगा, 13 जाएगा तो जाएगा 53, 53 में से 5 जब इधर से प्लस उधर हो जाएगा माइनस करेगा तो मान जाएगा कितना आ जाएगा 48, यानी कि यन का मान कितना आएगा 48, यानी कि स्टार्ट में कितने लोग रहे होंगे, स्टार्ट में कितने लोग रहे होंगे, तो आप बोलेंगे 48 लोग रहे होंगे, ये डी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है, दिख नहीं रहा है, यहां पर आपका मान दिया गया ये 48 लोग रहे होंगे, यहां पर जो मान हमारा रहा होगा 48 लोग रहे होंगे स्टार्ट में। अब कितने लोग अगर कहा जाता कि अब कितने लोग हैं तो आपका आंसर होता 40, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन पे, अब हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होगा आज से, यहां से हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जब भी इस क्वेश्चन को हमें मान निकालना, कैसे हम लोग मान निकालेंगे, कह रहा 119 जोड़ने के बाद में अगर इसको बेसिक से लगाया जाए, बेसिक से हम पहले आपको नहीं बताएंगे, पहले हम आपको बताएंगे शॉर्टकट इसका तरीका। आपको देखिए क्या कहा गया है, 119 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए।
इसका मतलब इसमें से हमारा आंसर वही सही होगा जिसमें 119 जोड़ दिया जाए। तो 45 से, 60 से, 75 से, 120 से, इन सभी चारों संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जानी चाहिए, विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 119 ना हम एक काम करते हैं, सभी में जोड़ देते हैं। सभी में हम 119 जोड़ेंगे। सभी में अगर हम 119 जोड़ेंगे तो इसमें भी 119 जोड़ दीजिए, इसमें भी 119 जोड़ दीजिए, इसमें भी 119 जोड़ दीजिए, और इसमें भी 119 जोड़ दीजिए। 119 जोड़ने के बाद में जो भी संख्या हमारी 45, 60, 75, 120 से कट जाएगी, वही संख्या हमारी आंसर हो जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ना ही है तो यहां पर देखेंगे एक जगह मिलेगा 45 आपको। अगर ये 45 मिला हुआ है तो 45 का ही एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है 9। 9 इसका एक गुणनखंड होता है, क्योंकि 9 ना 45 को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। अगर 9 45 को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है और 45 इन संख्याओं को विभाजित करेगा, तो 9 से भी तुम्हारी वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। अगर 9 से विभाजित होनी चाहिए तो उसका जो डिजिटल सम आना चाहिए वह कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यानी कि उसके अंकों का जो योग होना चाहिए वह 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए, अंकों का योग देखिए क्या हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा 9, यहाँ तो 9 आ गया, एक एक हो जाएगा 2, 2 9 जोड़ देंगे 11 यहां से, 11 यहां से, 9 यहां से, 11 9 हो जाएगा 18, 11 9 कितना हो जाएगा, 18 नहीं 19 होगा, 11 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 11 9 कितना हो जाएगा 19, 11 9 19 नहीं 20 होगा, 11 9 अगर 20 जाएगा तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वह आपका 2 हो जाएगा, जो बिल्कुल भी आपका जीरो बनना चाहिए। अगर जीरो डिजिटल सम बनेगा तभी जाकर के 9 से पूरी पूरी संख्या कट पाएगी। यहां पर आप जोड़ेंगे, यहां देखेंगे कितना हो जाएगा, 8 1 9 पूरा कट गया, 6 1 7, 6 1 7 हुआ, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, डिजिटल सम 0 हो गया। फिर से 9 से 9 आपका कट जाएगा, यानी कि पूरा जो डिजिटल सम हमारा आ रहा है वो कितना रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हो गया आपका शॉर्टकट तरीका लगाने का। अब इसको पूरा प्रॉपर तरीका देखिएगा क्या है लगाने का। बाई चांस ऐसा आप नहीं लगा पाएंगे तब कैसे लगाएंगे, तब कैसे लगाएंगे, बाई चांस आपको लगाना ही पड़ जाता तब क्या कैसे लगाएंगे। तो देखिएगा जरा ध्यान समझिएगा, इसको लगाने के लिए आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। तब ये जो 75 है, 45 है, 45 है, 60 है, 75 है और 120 है। सबसे पहले नंबर तो हम ये निकालेंगे, इनसे कटने वाली कोई संख्या निकालेगा, तो इनका हमें निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर इनका एलसीएम निकाला जाए तो देखिएगा हम आपको निकालने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ 15 है, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ 15, 15 से चारों मान कट जाता है, तो 15 तो सबसे एलसीएम आ ही जाएगा ना। देखिए 15 गुणा 3 होता है, ये वाला मान 15 गुणा 3 होता है, ये वाला मान 15 गुणा 4 होता है, ये वाला मान 15 गुणा 5 होता है, ये वाला मान 15 गुणा 8 होता है। तो सब में से ये 15 को हमने क्या कर दिया, लिख दिया, सब में जो कॉमन होता है उसको लिख दिया। इसके बाद में क्या होता है जरा देखिएगा, 15 तो आ गया हमारा एलसीएम में, इसके बाद में इसके पास बचा 3, इसके पास में 4, इसके पास में 5, इसके पास में 8। यहां पर 4 और 8 में से अगर हम लेकर के आए तो हम 8 लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि 8 और 8 के अंदर ही 4 भी आ जाता है। बचे क्या है, 3 और 5 और बच गए, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 3 गुणा 5 जाएगा, यही हमारा एलसीएम बनेगा, जो कितना हो जाएगा 15 8 120 और 3 5 हो जाएगा 15, 120 में 15 का गुणा कराएंगे, 120 गुणा हो जाएगा 15, 15 बरहियाम कितना हो जाएगा, 15 बरहियाम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 बरहियाम हमारा हो जाएगा, देखिएगा कहां से आ जा रहा है ये, देखिएगा ये हो जाएगा 120 गुणा हो रहा था 15, 15 बरहियाम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 180 के बाद में एक शून्य लगा देंगे, नहीं कि अब हमारा एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 1800। अब हमसे ये नहीं पूछा, लेकिन हमसे ये पूछा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, आप बोलेंगे यह मान हमारा होता है 1000, 10,000 होता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, 10,000 में 1800 से भाग देंगे, 18 25 हो जाएगा 90, यानी कि 9,000 आ जाएगा, 1000 आपका बच गया। अब हमारी वो जो संख्या आने वाली ना, जो हमें संख्या हमसे पूछा गया वह क्या आएगा, जब पहले नंबर तो हम ये संख्या निकालेंगे जो 1800 से कटता है और 1000 से छोटा है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 में से, इस 1000 में से यही आपका 10,000 में से यही 1000 आपका घट जाएगा, और जितना से हम भाग दे रहे थे उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो ये मान जो हमारा आएगा 5 अंकों की सबसे छोटी वह संख्या होगी जिसमें अगर 45 60 75 120 से भाग पूरा पूरा भाग पड़ जाएगा, तो यह मान हमारा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा 10,800 आएगा। इसमें तो भाग पूरा पूरा पड़ेगा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछ रहा था 119 जोड़ने के बाद में कटना चाहिए। इसका मतलब हमारी जो संख्या आएगी, अभिष्ट संख्या जो आएगी, अभिष्ट संख्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 10,800 में से वही 119 हम घटा देंगे,
वही 119 घटा देंगे तो मान जाएगा 10,681 आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया गया। अगले क्वेश्चन में जब हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है, कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा हम आपको एक देखिएगा, एक सिंपल देखिएगा, शायद ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, मिसप्रिंट। ये पहले नंबर तो एक एक ऑप्शन को हम लोग सोल्व करेंगे। एक जैसे ये है उसी सेम तरीके से ये भी है, उसी सेम तरीके से ये भी है, उसी सेम तरीके से ये भी है। यह एक अल्टरनेट में आपका बढ़ता हुआ जा रहा है इस तरीके से, तो एक ही को हम सोल्व करेंगे। एक सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, जरा देखिएगा। एक पहले वाले को सोल्व करेंगे, अगर हम आपसे कहते हैं एक बटा क्या लिखा है, एक प्लस लिखा गया करड़ी में दो, इसको हम लोग एक को भी अब करड़ी के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस मान को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, करड़ी में दो प्लस करड़ी में एक लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा मान आए एक के बट्टे में नीचे आपका करड़ी में आता है तो इसको करना पड़ता है परिमेयकरण। अगर हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आने वाला है, परिमेयकरण करने का मतलब क्या हुआ, जितनी भी ये वैल्यू लिखा गया है, जितनी भी ये वैल्यू लिखा गया, पहले इसे लिख लीजिए ऊपर और नीचे दोनों जगह, ऊपर और नीचे दोनों जगह। अगर यहां पर प्लस है तो यहां माइनस, अगर यहां पर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए आप गुणा, ये हो गया परिमेयकरण। अगर यहां पर माइनस होता तो ऊपर नीचे कर देते हम लोग प्लस, बस कुछ नहीं करना। अब देखिए ऊपर वाला जो हमारा मान हो जाएगा, कड़ी में दो से कड़ी में में अगर यहां पर एक में गुणा कराएंगे, ऊपर वाली वैल्यू जाएगा कड़ी में दो माइनस जाएगा कड़ी में, नीचे डिवाइड किया नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, इसको एक ए मानिएगा, अंडर रूट में दो की वैल्यू को ए मानिएगा, अंडर रूट में एक को ए बी मानिएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो नीचे अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, अंडर रूट में टू का स्क्वायर माइनस जाएगा अंडर रूट में वन का स्क्वायर, बराबर क्या मिल जाएगा, तो ऊपर आप बोलेंगे करड़ी में दो माइनस जाएगा, करड़ी में एक का मान तो एक ही हो जाएगा, नीचे जाएगा करड़ी में दो का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा दो माइनस जाएगा एक, बराबर हमारा मान जाएगा अंडर रूट में दो माइनस जाएगा एक। हमने एक मान को आपको पूरा सोल्व करके दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जितना यहां पर है वही सेम वैल्यू यहां पर आ रहा है, लेकिन जो बड़ा वाला अंडर रूट में दो वाला है वो पहले आ रहा है, जो छोटा वाला मान है वो बाद में आ रहा है, लेकिन वो माइनस में आ रहा है। तो इसी सेम तरीके से अगर इसका मान हम लोग निकालें, अगर इस वाले का हम लोग मान निकालते हैं इस वाले का, तो कितना आ जाएगा, इसी अगर तरीके से आप बताते हैं सिमिलरली बिल्कुल, तो आप बोलेंगे कितना आंसर आएगा, तो इसको आप बोलेंगे बड़का बड़ा वाला मान पहले, छोटा वाला मान बाद में, और बीच में क्या आएगा निशान, बीच में निशान क्या रहा, माइनस। बस सेम इसी तरीके से हर एक का मान उठा करके रख देंगे। अब हम सिमिलरली इसी तरीके से सारे सारे इक्वेशन का मान रखने जा रहे हैं, यहां पर रखेंगे। पहले वाले का मान कितना आया है, अंडर रूट में दो माइनस जाएगा एक, दूसरे वाले का मान कितना आया, इस वाले कितना आया है, तो आप बोलेंगे प्लस करके अंडर रूट में तीन माइनस जाएगा अंडर रूट में, ये तो आ रहा ना देखिए। फिर अगले वाले का सेम इस तरीके से क्या आएगा, तो आप बोलेंगे प्लस जाएगा अंडर रूट में चार माइनस जाएगा अंडर रूट में तीन, फिर अगले वाले क्या जाएगा, अंडर रूट में पांच माइनस जाएगा अंडर रूट में चार, प्लस करके डॉट 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 लगाएंगे, आगे भी इसी तरीके से चलेगा। जब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा तो एक चीज आपको मिलेगा, क्या मिल रहा है वह, क्या मिल रहा है वह, तो आप देखेंगे तो एक चीज मिल रहा होगा कि ये पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा हमेशा हर बार आ रहा है। ऐसा यहाँ पे लास्ट वाले में क्या जाएगा, अंडर रूट में आप बोलेंगे 100 माइनस जाएगा अंडर रूट में 99। यहां तक समझ में आया। अगर इसके पहले वाले की हम बात करते पद की, तो क्या रहा होगा, इसके पहले वह रहा होगा अंडर रूट में 99 माइनस रहा होगा अंडर रूट में 98, ये भी रहा होगा इसके पहले वाला। तो जब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा ना, तो यहां पर सारे मान कट जाएंगे। ये देखिएगा अंडर रूट में दो माइनस में है, यहां पर अंडर रूट में दो प्लस में है, अंडर रूट में यहां पर तीन प्लस में है, अंडर रूट में तीन यहां पर माइनस में है, अंडर रूट में यहां पर चार प्लस में है, अंडर रूट में चार यहां पर माइनस में है। इसी तरीके से जब आप काटते जाएंगे हर एक मान ऐसे कटता जाएगा, और यहां पर ये अंडर रूट में 99 वाला इससे कट जाएगा, अंडर रूट में 98 वाला उसके पहले वाले से कट जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, अंडर रूट में 100 बचेगा प्लस में, और यहां पर बच जाएगा एक माइनस में। तो क्या बचा, एक माइनस में प्लस करके अंडर रूट में 100 बचा हुआ। तो अंडर रूट में 100 की वैल्यू यहां पर माइनस एक प्लस जाएगा, अंडर रूट में 100 की वैल्यू निकालेंगे 10, 10 में से एक घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 9, जो किस ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। यहां पर इस ऑप्शन में आप लोग लिख देंगे यहां पर 9, यहां पर कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे ये 9 रहा होगा, और हमारे क्वेश्चन का यही आंसर बन जाएगा 9। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा,
देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है एक आदमी स्थिर पानी में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह समान दूरी तय करने में अनुकूल बहाव की अपेक्षा प्रतिकूल प्रवाह में 7.5 घंटे अधिक लेता है। दूरी ज्ञात कीजिए। एक होता है अनुकूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम एक होता है, और एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, डाउन स्ट्रीम को डी से, अप स्ट्रीम को यू से। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, अनुकूल का मतलब क्या होता है, जिधर धारा जा रही है उधर आप भी तैर रहे हैं, ये हो गया अनुकूल, उसी दिशा में। धारा अगर इधर से इधर जा रही, आप इधर से इधर तैर रहे हैं, तो ये हो जाता है प्रतिकूल, उल्टा, बिल्कुल। तो अप स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा उल्टा, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा सेम, उसी दिशा में। एक चीज आपसे कह रहा है तो यह समान दूरी तय करने में, समान दूरी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, समान दूरी का मतलब हो गया जो हमें दूरी दिया जा रहा है, जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा दूरी है, डिस्टेंस है, यह क्या हो गया, तो आप बोलेंगे यह वैल्यू कांस्टेंट हो गई। क्यों कांस्टेंट हुआ, क्योंकि जितनी दूरी वह धारा की दिशा में जा रहा है उतनी ही दूरी धारा की दिशा में वापस भी आ रहा है। जैसे मान लिया जाए, अगर हमने ये कह दिया ये हमारी धारा ऐसे बह रही थी, धारा इधर चल रही है, अगर धारा इधर चल रही है तो अगर हमने धारा इधर चला दिया, जैसे अगर धारा हमने इधर चला दिया, फिर से गड़बड़, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर धारा हमने ऐसे यहां से चला दिया, हमने मान लिया कि यहां ए कोई स्थान रहा होगा, ए से लेकर के वो बी तक जाता है, अगर ए से बी तक जाता है, इधर धारा बह रही, धारा अगर इधर बह रही है हमारी, अगर धारा इधर बह रही है तो एक बार नाव इधर चलाएगा और फिर दोबारा से वापस भी आएगा, तो नाव के विपरीत में एक बार आएगा। और इसकी जो चाल दिया गया है नाव की, वह दिया गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल दिया गया है यह दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव अगर वापस आएगी तो भी उसका उसका खुद का चाल रहेगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा इसकी दिशा में देखेगा, जितनी दूरी जा रहा है वही दूरी वापस आएगा, जितनी दूरी गया है वही दूरी अगर वापस आ रहा है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में जो इसकी स्पीड रही होगी और जो अप स्ट्रीम में स्पीड रही होगी, जब दूरी नियत हो गई, जब दूरी नियत हो गई, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा, जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा उनके टाइम का रेशियो। ये बात ध्यान रखें, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, दूरी कांस्टेंट हो गई, दूरी नियत हो गया, तो चाल और समय एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा हो जाएंगे। चाल ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, चाल कम होगा समय ज्यादा लगेगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिएगा यहां पर जब उसी दिशा में, जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा था, अनुकूल में जब जा रहा था, तो 14 और 6 मिला करके उसकी चाल कितने की बन रही थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई थी। और जब अप स्ट्रीम में वापस आ रहा था तो 14 में से यही 6 घट करके उसकी चाल कितनी हो जा रही थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कैसे आया हुआ, हमने एक बार फिर से बता रहे हैं ये 20 कैसे आया हुआ है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है और धारा की भी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों मिला देंगे जब एक दिशा में जाएंगे तो 14 और 6 मिला के 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। और जब वापस आएंगे तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा तो नाव की चाल है, और जो धारा की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी उसकी चाल, तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी चाल। अगर ये चाल का मान आया हुआ है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 8 अनुपात हो जाएगा 20 का। यहां से दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से दोनों को काट देंगे, 4 से काटेंगे इसको, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 आ जाएगा, और ये वाला मान हो जाएगा 5, यानी कि उनकी टाइम का जो रेशियो आया 2:5। इसका मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम में यानी कि धारा की दिशा में जाने में अगर 2 समय लगा होगा, तो धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को आने में 5 का समय लगा होगा। इसका मतलब कितना समय ज्यादा लगा होगा, तो आप बोलेंगे 3 समय ज्यादा लगा होगा, और 3 की वैल्यू आपको दिया गया है 7.5 घंटा दिया गया है। 3 की वैल्यू 7.5 घंटा दिया है, तो 1 की वैल्यू कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 2.5 घंटा। अगर 1 की वैल्यू 2.5 घंटा आया तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 की वैल्यू हो जाएगा 5 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ है, इस 2 यूनिट की वैल्यू आ गया 5 घंटा, 2 यूनिट की वैल्यू आ गया 5 घंटा। इसका मतलब धारा की दिशा में 2 यूनिट लगा था और 2 यूनिट का मान आ गया 5 घंटा। इसका मतलब धारा की दिशा में उसको जाने में 5 घंटा लगा है, और चाल कितनी है धारा की दिशा में, 20 की है। तो हमें निकालना था दूरी उसका, अगर हमें उसका दूरी निकालना है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटा अगर चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा, तो आप बोलेंगे 100 किलोमीटर की दूरी वह तय कर लेगा
जो किस ऑप्शन में है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है, कह रहा एक रेलगाड़ी 21 मीटर प्रति सेकंड और 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रहे दो लोगों को क्रमशः, दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, ट्रेन एक है, देखिएगा ये ट्रेन हो गई, मान लेते हैं यह एक ट्रेन है ना, ये एक ट्रेन है, ये चल रही है, इसकी चाल हमें नहीं पता है, इसकी चाल को हमने मान लिया यस है। एक यहां पर आदमी है, ये जा रहा है, ये जा रहा 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चल रहा है। फिर से यही ट्रेन आगे आई, यही ट्रेन है, वही ट्रेन सेम, और ये ट्रेन जब जा रही है तो एक दूसरे आदमी को जिसका चाल दिया गया है, कितना दिया गया दूसरे वाले की आदमी की चाल दिया गया 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप ना मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, तो आप बोलेंगे 5/18 गुणा होता है। जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 गुणा होता है, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हैं तो 18/5 का गुणा होता है। अब देखिए 50 से 18 जरा काटेंगे, इसको 18 से काटेंगे, 18 दूना हो जाएगा 36, बचेगा 14, 14 के बाद में आ जाएगा 4, 18 8 हो जाएगा 144 यानी 2.8, 2.8 से 5 में गुणा कराएंगे तो माना जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा उसकी चाल, दूसरे आदमी की चाल आ जाएगी। दूसरे आदमी की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 14 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दूसरे आदमी की चाल। पहले आदमी की चाल कितनी हो गई, 21 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे आदमी की चाल कितनी हो गई, 14 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, यहां पर समय दिया गया 3.5 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 3.5 मिनट का मतलब हो जाएगा 3/5 मिनट में है, सेकंड बदलेंगे तो 60 से गुणा, 5 से गुणा करेंगे तो 12 जाएगा, 12 हो जाएगा 36 सेकंड, 36 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है पहले वाले आदमी को 36 सेकंड का समय लगा है, पहले वाले आदमी को पार करने में ट्रेन को 36 सेकंड का समय लगा, और दूसरे वाले आदमी को पार करने में कितना समय लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे 22 सेकंड का समय लगा। यहां पर देखिएगा आपको क्या मिल गया, एक ही दिशा में सबके सब जा रहे हैं, दोनों आदमी भी जा रहे हैं, ट्रेनें भी जा रही है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी, जितनी लंबाई ट्रेन की यहां पे होगी वही लंबाई यहां पर भी होगी, क्योंकि ट्रेन वही है सेम, ट्रेन तो बदल नहीं रही है, जब ट्रेन वही है तो ट्रेन की लंबाई समान होगी। अगर ट्रेन की लंबाई हमें निकालना, ट्रेन की लंबाई यल बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे यल बराबर हो जाएगा, एक दिशा में जब जाते हैं सापेक्ष चाल निकालते चालें घट जाती हैं, तो यस में से 21 घट जाएगा, यस में से ये 21 घट जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाएगा। ये जो हमने स्पीड माना हुआ ना इसकी, वह हमने मीटर प्रति सेकंड में माना हुआ, ये बात ध्यान दें। तो इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और कितने समय में गया है, 36 सेकंड में इस आदमी को पार करा, 36 से गुणा हो जाएगा, यह मान जाएगा। ये पहले वाले कंडीशन के लिए हो जाएगा। दूसरे वाले में यल का मान अगर निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यस माइनस जाएगा 14, और गुणा कर देंगे हम लोग कितने का, तो 22 का गुणा करा देंगे, तो यह भी लंबाई हो जाएगी इस ट्रेन की, यह लंबाई हो जाएगी इस ट्रेन की, और दोनों ट्रेनें एक ही हैं, दोनों ट्रेन एक ही पर बराबर है। जब एक ट्रेन में दोनों जगह यहाँ है तो ट्रेन दोनों की लंबाइयां तो बराबर होगी ना, अगर दोनों जगह ट्रेनों की लंबाइयां बराबर हो जाएंगी तो यहां पर हम लोग मान निकाल देंगे, यस का मान निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, 11 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो माना जाएगा 18, 18 से गुणा कराएगा, 18 से यस में गुणा कराएंगे 18 यस, 11 से यस में गुणा कराएंगे तो 11 यस, 18 से यस में गुणा कराएंगे 18 यस, 11 से यस में गुणा कराएंगे, उधर आएगा 11 यस, इधर आ गया 18 से, 11 से उधर से इधर आएगा तो मान आ जाएगा 7 यस, 7 यस बराबर हो जाएगा। 18 से 21 में गुणा कराएंगे, इधर जाएगा -18 गुणा 21, उधर जाएगा 11 गुणा 14 माइनस के 11 गुणा 14, उधर माइनस में 11 गुणा 14 है, इधर माइनस के 18 गुणा 21 है, इधर से माइनस 18 गुणा 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 18 गुणा हो जाएगा 21, और इधर वाला मान माइनस पहले से ही था, 11 गुणा हो जाएगा 14। आप गुणा करके चाहे तो चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यही आपका आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट समझने की कोशिश करिएगा। 7 से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 3, और 7 से इसको काटेंगे तो माना जाएगा 2, तो यस की वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 3 हो जाएगा 54, 11 दूना हो जाएगा 22, 54 में से 22 घटाएंगे तो मान जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या आ जाएगी, चाल, 32 मीटर प्रति सेकंड उसकी आ जाएगी चाल, जाएगा 18 3 हो जाएगा 54, और 11 दूना हो जाएगा 22, 54 में से 22 घटा देंगे, 54 में से 22 घटाएंगे तो 32 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना है, उसकी लंबाई निकालना, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने किसी भी एक साइड में मान रख दीजिए, चाहे आप पहले वाले में चाहे आप दूसरे वाले में, कटने से पहले। तो यल का मान जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यस का मान आया हुआ 32, तो मान जाएगा 32 और माइनस कर दीजिए 21, माइनस हो जाएगा 32 गुणा 21, गुणा बाहर से कर देंगे 36, बस यहां से मान निकाल देंगे, 32 में से 21 घटाएंगे तो मान जाएगा 11, 11 गुणा हो जाएगा 36,
36 दहाई में होता है 360 और 36 से कम 36 और जाएगा, 360 में 36 जोड़ देंगे तो मान जाएगा 396 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा एक रेलगाड़ी दो प्लेटफार्म को जिनकी लंबाई 293 मीटर और 425 मीटर को क्रमशः 35 सेकंड और 47 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत आता है अक्सर। देखिएगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, 293 मीटर का एक प्लेटफार्म है, एक ट्रेन, ध्यान समझिएगा जरा, पहले हम समझा दे रहे हैं। ये ट्रेन है, ये प्लेटफार्म है, ये जो एक प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म की लंबाई दिया गया 293 मीटर, और यही ट्रेन है एक बार फिर से यहां पर आ गई, यही सेम ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई यहां पर होगी वही ट्रेन की लंबाई यहां पर भी होगी। यही ट्रेन एक बार और आ रही है, तो ये दूसरे एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई दिया गया है 425 मीटर, अलग अलग पार करती है। इसको जब पार करती है तो जो इसमें जो समय लगाया हुआ इसने, वह लगाया हुआ 35 सेकंड का समय। इसमें जो समय लगाया हुआ उसने, वह लगाया हुआ कितना, तो आप बोलेंगे 47 सेकंड का समय लगाया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तो हमने आपको बता दिया, क्वेश्चन बस यही दिया गया, ट्रेन दोनों एक ही जगह, एक ही ट्रेन दोनों जगह जा रही है, यहां पर अलग दूरी को तय किया, यहां पर अलग दूरी को। जब दूरी बढ़ेगी तो समय जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा। एक चीज हमें बताइएगा, अगर यहां पर भी ये भी प्लेटफार्म 293 मीटर का रहा होता, अगर पहले प्लेटफार्म की लंबाई दूसरे अगर पहले प्लेटफार्म की लंबाई 293 मीटर है, उतने अगर यहां पर भी रहा होता तो यहां पर भी 35 सेकंड समय लगता ना, यहाँ पर 35 सेकंड समय लगता। लेकिन यहां पर उसका प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ने की वजह से समय भी आपका बढ़ गया। समय अगर बढ़ा तो कितना समय बढ़ा, आप बोलेंगे 12 सेकंड ज्यादा लगा। कितनी दूरी ज्यादा चलने में 12 सेकंड ज्यादा लगा, आप बोलेंगे कितनी दूरी ज्यादा चलने में, तो आप देखेंगे यहां से 425 में से 293 घटा देंगे, मान जाएगा 132 मीटर अधिक चलने में। 132 मीटर अधिक चलने में 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। 132 मीटर ज्यादा चलने में 12 सेकंड ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब इसकी चाल कितनी रही होगी, स्पीड कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे स्पीड बराबर होता है दूरी बटा चार, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 132 बटा हो जाएगा 12, इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसकी चाल। 12 से आप इसको काटेंगे तो बन जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल आ गया 11 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल कितना आ गया, 11 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालना। रेलगाड़ी की लंबाई अगर आपको निकालना है तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस करके प्लेटफार्म, एक कंडीशन कोई भी उठा ली, चाहे वाला उठा ली चाहे वाला, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बराबर हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है तो 35 सेकंड में चल लेता है, 35 से गुणा करा दीजिए। 35 सेकंड में इतनी दूरी तो जाएगा, 35 गुणा 11 जाएगा, इतनी दूरी जाएगा। तो हमें मान यहीं पर निकाल देना है, जो कितना जाएगा देखिएगा, 35 से 11 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा ये 35 दहाई हो जाएगा 350, 35 से कम हो जाएगा 35, मान जाएगा 385। यहां से 293 उधर जाके घट जाएगा तो यल बराबर जाएगा 385 माइनस जाएगा 293। इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे जब आप तो देखिएगा तो मान आपका आ जाएगा 92, यानी कि 92 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे वह ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, कह रहा समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी का क्वेश्चन हमने 3-4 क्वेश्चन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको आरपीएफ का पेपर देना, इस वजह से आरपीएफ का देना, आरपीएफ एसआई का देना तो बहुत बेटर है आपके लिए, क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन उसमें ज्यादा आता है रेलगाड़ी का। अब जरा ध्यान सुनिएगा क्या दिया गया, कह रहा समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वे विपरीत दिशा में चले। देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको समझ नहीं आएगा लगेगा कैसे, तो हम आपको बता, क्योंकि ट्रेन की लंबाई दिया ही नहीं कुछ है, तो हम ना ट्रेन की लंबाई को, यहां पर एक चीज आपको दे रखा, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी है, समान है, उसकी लंबाई अगर समान है, अगर उसकी लंबाई समान है, अगर उसकी लंबाई समान है तो हम समान लंबाई कुछ भी मान लेना, अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे ऐसा कोई मान मान लीजिए जिससे हम हमारा क्वेश्चन लगाना आसान हो जाए। तो जो ये मान दिया गया ना समय, इसी में हम लोग मानेंगे, इसी के एलसीएम से हम लोग मानेंगे वह लंबाई रही, हमने अपनी तरफ से माना है
कि अगर ये 27 सेकंड में जा रहा था पहला वाला, दूसरा का वाला 24 सेकंड में पार कर रहा खंबे को, तो इन्हीं दोनों दूरी चीजों से लेकर के हम लोग मान लेते हैं इसकी लंबाई। क्या मान लीजिए इसमें, जिससे हम 27 से भाग दें, जिससे हमारा स्पीड आसानी से निकल जाए। स्पीड बराबर होता है दूरी बटा होता है समय। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा हो जाएगा डिस्टेंस बटा होता है टाइम। अगर इसका मतलब हो जाएगा चाल बराबर निकालेंगे दूरी बटा हो जाएगा समय, तो दूरी बटा समय, दूरी में हमें समय से भाग देना, इसका मतलब पॉइंट मान ना आए ऐसा मान मानेंगे। तो यहाँ 27 और 24 का ना हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 27 और 24 में से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, 9 गुणा 8 गुणा 3, यानी 3 बाहर लेके आएंगे, यहाँ से बच गया है 9, और इस वाले दूसरे वाले में बच गया 8। ये तो हमारा एलसीएम बनेगा, जो कितना हो जाएगा 3 नवा हो जाएगा 27, 27 से 8 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 216 मीटर। ये हमने अपनी तरफ से ट्रेन की लंबाई माना हुआ है, ये हमने अपनी तरफ से ट्रेन की लंबाई माना हुआ, जो कितना आ गया 216 मीटर आ गया है। ये हमने अपनी तरफ से माना, ये बात ध्यान रहे। तो ये 27 सेकंड में अगर 216 मीटर जाएगा तो इसकी चाल कितनी बनेगी, 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 27 से भाग देंगे। 24 सेकंड में अगर 216 मीटर जाता है, 24 सेकंड में अगर 216 मीटर जाता है तो इसकी स्पीड कितनी बनेगी, तो आप बोलेंगे 9 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी। अब कह रहा है ये दोनों ट्रेनें ना एक दूसरे को ओर पार करेंगी, तो इधर वाले की भी लंबाई 216 मीटर है, उधर वाले की भी लंबाई 216 मीटर है, तो कुल मिलाकर के हमें टाइम निकालना है, तो 216 और 216 मिलाकर के 2 बार हो जाएगा ना, 216 गुणा 2 हो जाएगा, 216 216 दोनों मिलाकर 216 गुणा 2 हो जाएगा। इतने दूरी को हमें तय करना है, कितने की चाल से लेकिन तय करना है, अरे कितने की चाल से लेकिन तय करना है, जब एक दूसरे की तरफ आएंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो 8 और 9 मिला के हो जाएगा 17, 17 से भाग पड़ जाएगा, 216 में 2 से गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 432, 432 में 17 से भाग देंगे तो 17 दुना हो जाएगा 34, 17 दुना हो जाएगा 34, बचेगा इधर 6 और 3 में जोड़ेंगे 9, यानी कि 92 हो जाएगा, 17 25 हो जाएगा 85, यानी कि 25 दशमलव समथिंग आएगा, और 25 दशमलव समथिंग केवल एक ही ऑप्शन में है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। कह रहा एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 625 बटा 256 गुना हो जाता है, एक वर्ष में होती है, ये बात ध्यान रहे। आगे क्या कह रहा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो, तिमाही, तिमाही संयोजित होने का मतलब हो गया ब्याज को हर 3 माह पर हम ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे, हर ब्याज को हम 3 माह पर कैलकुलेशन करेंगे, 3 माह पर ब्याज का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो एक वर्ष में कै बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा, आप बोलेंगे 4 बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा। अगर 4 बार हम ब्याज को संयोजित कर रहे हैं, 4 बार ब्याज को संयोजित कर रहे हैं, तो जितना ये गुना हो रहा है, यानी कि 625 अगर रहा होगा, यानी 256 अगर रहा होगा, तो ये 625 हो जाता है 4 बार ऐसे ब्याज का कैलकुलेशन करने के बाद। 3 महीने का हम लोग निकालेंगे, 3 माह का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो 4 चक्र बनाना, अगर 4 चक्र बना है तो इसका हम लोग निकालेंगे चतुर्थ मूल, अगर 4 चक्र बना है तो इसको हम लोग निकालेंगे चतुर्थ मूल, 4 चक्र अगर बना है तो हम लोग निकालेंगे इसका चतुर्थ मूल निकाल देंगे। अगर चतुर्थ मूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा जरा मान निकालेंगे तो चतुर्थ मूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मान 4, 4 की वैल्यू 5 जाएगी, इसका मतलब कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ, कहां से बढ़ा है, 4 से, बाहर से गुणा हो जाएगा 100 कर देंगे तो मान कितना आएगा 25%। यानी कि ये जो 25% आएगा, गलती से 25% आप आंसर टिक मत कर दीजिएगा, 25% आंसर नहीं है, अगर आपने 25% लगा दिया तो गलत है। ये आएगा 3 माह का 25%, हर 3 माह का 25%, हर 3 माह का 25%, हर 3 माह का 25%, तो 4 बार हो जाएगा ना 25 25 25%, तो रेट हमारा जो आएगा वह इसी 25% का 4 गुना हो जाएगा, यानी कि रेट जो हमारा रहा होगा वो कितना परसेंट रहा होगा, 100% रहा होगा, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, अगर यही क्वेश्चन हमने आपसे कह दिया कि ये तिमाही ना दे करके, ये तिमाही ना दे करके, यहां पर जान लीजिए इसको भी, अगर यहां पर तिमाही ना दे करके, अगर ये तिमाही ना दे करके यहां पर हमसे कह दिया गया होता कि ये छमाही रहा होता, अगर ये आपका छमाही रहा होता, अगर यहां पर छमाही कह दिया गया होता तब क्या होता इसी क्वेश्चन में, इसको भी जरा जान लेते हैं हम लोग। तो अगर ये छमाही छमाही आ गया होता तब कैसे लगाते, तो अगर छमाही कहा जाता तो एक वर्ष में 6 माह के 2 चक्र तब बनते, अगर ये 2 चक्र बनता तो 6 माह का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते, 6 माह का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते, अगर 6 माह का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते तो 625 बटा 256 जो होता, 6 माह पर ब्याज कैलकुलेशन करते, इसका मतलब 2 चक्र लगाया,
अगर 2 चक्र लगाया है तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 2 चक्र निकालना है, 2 चक्र अगर लगाया हुआ तो वर्गमूल, 3 चक्र अगर लगाएगा तो हम घनमूल निकालेंगे, 4 चक्र अगर लगाया है तो चतुर्थ मूल हमने निकाल दिया था। तो यहां पर हम लोग वर्गमूल निकालते तो मान जाता है कितना हो जाता, 25 बटा हो जाता 16, तो 16 से वैल्यू 25 जाता, इसका मतलब कितना बढ़ जाता, तो आप बोलते 9 बढ़ जाता। ये 6 माह में 9 बढ़ता, कहां से बढ़ता, 16 से, और बाहर से गुणा हो जाता 100%। ये तो हो जाता 6 महीने में। अगर हम वार्षिक रेट निकालते तो यही मान जाता, हमारा 9 बटा 16 और बाहर से गुणे हो जाता 100, बाहर से गुणा था 100, ये तो हो जाता 6 महीने का। अगर हमें वार्षिक निकालना तो 2 से गुणा करते, तो ये मान हमारा जो होता, यही मान हमारा आंसर होता तब। लेकिन ये चीज हमसे नहीं पूछा गया, इसलिए मान ऊट पटांग थोड़ा सा आ रहा, लेकिन जानते रहेगा निकाला कैसे जाता है। दोनों हमने बता दिया, छमाही और आपको तिमाही में। अगर 4 महीने पे बैच का कैलकुलेशन करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4-4 महीने के एक वर्ष में 3 चक्र होते हैं, तो वहां पर हमें निकालना पड़ेगा घनमूल निकालना पड़ेगा फिर। बस अब आगे आ जाइए, आगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कह रहा 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल का 1/3 है। ये 4 संख्या दिया गया है, ये 4 संख्या दी गई है, 4 संख्या दी गई है। कह रहा है जो पहली संख्या आ रही है ये बाकी की 3 संख्याओं के योगफल का 1/3 है। यानी कि इसका मतलब 1/3 का मतलब हो गया, अगर बाकी की तीनों संख्या अगर 3 होंगी तो पहली संख्या कितनी रही होगी, 1 रही होगी। बाकी अगर 3 संख्याएं 3 रही होंगी, 3 का 1 क्या निकालेंगे तभी तो पहली संख्या 1 आएगी, तो यह मान जाएगा 1। तो अगर इनका योग निकाला जाए तो 4 रेशियो बनेगा, योग बन रहा, योग ही वो दिया गया है, बात ध्यान रहे। यहां पर बोला साफ साफ, कह रहा पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल की कहा है, योगफल का तो ये योग होगा, तो योग हमारा मान निकालेंगे तो योग कितना आएगा, कह रहा 4 संख्याओं का औसत दिया गया 60 है, तो योग कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 4 गुणे हो जाएगा 60। तो इस 4 से इसको 4 को निपटा देंगे, एक रेशियो का मान कितना जाएगा 60। क्या पूछा है आपसे, कह रहा पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या ज्ञात करने का मतलब हो गया एक ही रेशियो का मान पूछा है और जो कितना आ गया 60 आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जो किस ऑप्शन में है, तो हम लोग बोलेंगे ए ऑप्शन में हमारा आंसर है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा एक पर्स रुपए 99 में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 99 रुपए में बेचने पर हमें 10% का लाभ होता है, तो हमें कह रहा 72 रुपए में बेचा जाता है तो कितने परसेंट की लाभ या हानि होगा, यही मान हमें निकाला। तो क्यों ना हम लोग सीपी को 100% मान लेते हैं। सीपी को हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया। 99 रुपए में बेचने पर कह रहा हमें 10% का लाभ होता है, इसका मतलब हो जाएगा 110%। अरे भाई 99 की वैल्यू 99 रुपए में बेचा जाता तो 110% यानी 10% का लाभ होता है। तो 99 की वैल्यू अगर 110 आया है, हमें मान निकालना 72 का मान निकालना है। 72 रुपए में बेचा जाता तो कितने परसेंट का क्या आएगा, यही मान हमें निकालना। तो एक काम करते हैं 9 से काट लीजिएगा, 9 से काटेंगे तो मान जाएगा कितना, या तो 11 से काटिएगा, 11 से काटेंगे 11 नमा हो जाएगा, 11 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो मान जाएगा 10%, यानी कि 9 की वैल्यू 10% आ गया। तो 9 से अगर हमें 72 पर जाना है, 9 से अगर 72 पे जाना है तो 8 गुना करना पड़ेगा। अगर उधर 8 गुना हुआ तो इधर भी 8 गुना हो जाएगा, 8 दाएं हो जाएगा 80% में की बेचा गया। यानी कि 100 की वस्तु अगर 80% बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 20% की हमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो 20% की हानि हुआ है, किस ऑप्शन में है, 20% की हानि हुआ किसी ऑप्शन में तो है नहीं फिलहाल, लेकिन आप लोग सही करिएगा, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सही कर देंगे इस वाले पर, यहां पर लिख दीजिएगा हानि, यहां पर आप लोग लिख देंगे हानि। ये कितना रहा होगा, ये आपका यहां पर लिखेंगे ये रहा होगा हानि। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर फिर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, यानी कि 20% की हानि होगा, जो किस ऑप्शन में है, 20 में, ए ऑप्शन में। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं। कह रहा दो अभाज्य संख्याएं यक्स और वाई, जहां यक्स ग्रेटर देन वाई है, यक्स का मान वाई से बड़ा है। अगर यक्स का मान वाई से बड़ा है, अगर यक्स का मान वाई से बड़ा है तो कह रहा है उसका लघुत्तम समापवर्तक 253 हो जाता है। तो संख्याओं यक्स और वाई का अंतर आपसे पूछा है, तो इसका मतलब देखिएगा ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगाने के लिए आप नहीं लगा पाएंगे, इसको आपको सोचना ही पड़ेगा क्या हो सकता है। यक्स का मान वाई से बड़ा होना चाहिए, बात ध्यान रहे। तो क्यों ना हम लोग 253 को तोड़ देते हैं। हमें देखने से एक से हमारे दिमाग में आया कहीं ऐसा तो नहीं ना अभाज्य संख्याएं 23 और 11 हैं, क्योंकि 23 दहाई में होता है 230 और 23 एकदम 23 और होता 230 में 23 जोड़ेंगे तो माना जाएगा 253, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा, अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, जैसे मान लिया जाए हम आप कैसे कहते हैं 3 और 5 अभाज्य संख्या होते हैं, इनका जब आप एलसीएम निकालते हैं इनका गुणा ही तो आता है एलसीएम।
तो अभाज्य संख्याओं का जब भी आप एलसीएम निकालेंगे उनका गुणा ही आएगा। इसका मतलब इनका जो भी हमारा मान रहा होगा उनका गुणा करने पर हमारा 253 आना चाहिए। 253 लाने के लिए हमने क्या कर दिया है, 2311 रहा होगा हमारी वो संख्या। अगर 2311 हमारी वो संख्या रही होगी, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना रहा होगा, 12 रहा होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें ये दे रहा है, कह रहा एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 9036 है और 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 11484 रुपया है। यदि ब्याज की दर को दुगुना कर दिया जाए, ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात होगा। क्या क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देंगे। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में लगा के हमें आंसर बताना। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक एक क्वेश्चन का को आप लगा करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकालेंगे, अप्रॉक्स में निकालना है, निकटतम निकालना है। अगर निकटतम निकालना है कहीं यहाँ पर डिजिटल सम या एक यूनिट डिजिट मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपया है, क्रय मूल्य 850 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। इसको भी आप लोग हमें कमेंट में आंसर देंगे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग हमें कमेंट में आंसर देंगे। और अगला देखिएगा, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 3 क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। यहाँ देखिएगा, ये दिया गया, यदि संख्या इतना दिया गया है, एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो P प्लस क्यू का न्यूनतम मान बताना है। न्यूनतम मान आपको बताना है, P प्लस क्यू का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें से न्यूनतम मान क्या हो सकता है, वह आपको आंसर देना। 3 क्वेश्चन आप लगा करके हमें आंसर देंगे और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा सभी लोग। और एक बार देखिएगा सभी क्वेश्चनों को एंड लगा करके आप पीछे की भी हर एक क्वेश्चन को लगा करके आप लोग एक बार अपने भी चेक किया करिएगा। बाकी जो हमने होमवर्क में दिया है इसको भी आप लगाइएगा। और वीडियो को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आंसर बताइएगा कि कमेंट में क्या आएगा आंसर, और कमेंट में बताइएगा हमें कि सेशन आपको कैसा लगा है। और परिवर्तन क्लास में इतनी देर के लिए जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।